ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाली, अपने क्षेत्र को संभाला, अपने कर्मचारियों को ठीक से मैनेज किया, जिस समय कर्मचारियों के सामने अपने परिवार में भी समस्याएं थी, वो अपने परिवार के पास नहीं पहुंचे, वो आपकी हमारी सबकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर थे। तो किस तरह की परेशानियों का यहाँ पर इनको सामना करना पड़ा, इनका मानवीय पहलू क्या कहता है, क्योंकि तमाम ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने परिवार के भी किसी अमूल्य सदस्य को खो दिया इस कोरोना महामारी के बीच में। आज वो तमाम अधिकारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपनी समस्याओं को यहाँ पर बता ही रहे हैं और साथ ही किस तरह से इन्होंने मैनेज किया, किस तरह की समस्याओं का इन्होंने सामना किया और जो तैयारी का रोड मैप था वो किस तरह का था, क्योंकि किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अचानक कोरोना वायरस पूरे देश में पिछले साल आया, किसी के पास ऐसा स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स नहीं था जो कि भारत सरकार ने पहले से दे रखा हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ चलाया नहीं गया था। अपने दिमाग की सूझबूझ के हिसाब से इन अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को, पूरे जिले को संभाला और इसी कड़ी के जुड़ते जुड़ते वो कहा जाता है कि बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, उसी कड़ी में इन तमाम पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने जिलों को संभाला और देखिए आज पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। तमाम पुलिस अधिकारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आदित्य प्रकाश वर्मा हैं, एसपी कासगंज हैं, त्रिभुवन सिंह हैं, एसपी ग्रामीण जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवराज प्रजापति एसपी गोंडा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही संतोष कुमार सिंह एसएसपी बुलंदशहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम त्रिभुवन सिंह जी आपके पास एक बार आना चाहेंगे। अब हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह की तैयारियां आपने की, जौनपुर में किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, कर्मचारियों के स्तर पर क्या चुनौतियां थी और साथ ही नागरिकों के साथ समन्वय बनाने में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जीवन संगिनी को खोया है कोरोना से, तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जी। दूसरे बताना चाहूंगा कि जौनपुर जनपद एसएसपी बुलंदशहर सर संतोष कुमार सिंह का होम जनपद है, उनको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी होगी। यहाँ आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश के जो 7 जिले हैं उसमें से है और यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात में और कर्नाटका में रहता है। लॉकडाउन के चलते भारी मात्रा में यहाँ पर अप्रवासियों का आगमन हुआ। यहाँ पर लगभग 130 ट्रेनें स्पेशली यहाँ के लिए भेजी गई थी। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाना, और क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाहर रह रहे थे 25-25 साल से बाहर रह रहे थे, तो वापस जब अपने गाँव में गए तो गांव में उनका मकान में कोई दूसरा रह रहा था, किसी दूसरे भाई के कब्जे में था। तो कोरोना के साथ साथ में उनकी आपसी कला भी बहुत बढ़ गई। कोरोना को भी संभालना था और गांव में झगड़ों को भी संभालना था। तो मतलब हमारे जनपद थोड़ा सा अन्य जनपदों की तुलना में इस मामले में भिन्न था कि हर गाँव में कोरोना की भी समस्या थी और हर गाँव में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट भी उसी समय चल रहे थे। तो दोनों फ्रंट पर काम किया गया। यहाँ पर एसएसपी तत्कालीन डीएम और एसपी के द्वारा बहुत ही समन्वय के साथ, तालमेल के साथ इन चीजों को हैंडल किया गया और आम जनता का सभी का इसमें सहयोग मिला हर स्तर से। और जो भी संसाधन सीमित संसाधन थे उससे हर एक को सहायता पहुंचाई गई। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि प्रवासी भारतीयों का भारी मात्रा में यहाँ पर आगमन हुआ था, तो इस पूर्वांचल में बनारस के बाद जौनपुर ऐसा जिला था जहाँ पर कि सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए और डेथ भी काफी थी। लेकिन अगर उस हिसाब से हम तुलना करें कि लगभग 40-45 लगभग 50 लाख की यहाँ आबादी है और 5 से 6 लाख अप्रवासी इसी दौरान में आए, और उसके बाद भी हमारी जो डेथ है एक तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी तक 222 की हुई है। तो ये मतलब मैनेजमेंट का ही था, नहीं तो ये आंकड़ा हजारों में हो सकता था। तो जो पुलिस और प्रशासन ने मिल करके आम जनता और सभी के सहयोग से इसको हैंडल किया है, उसका काफी योगदान रहा कि काफी हद तक आज कोरोना नियंत्रित हो चुका है हमारे जनपद में भी, पूरे प्रदेश के साथ ही। ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। दूसरे पुलिस के सामने मैंने बताया कि कोरोना के साथ आपसी झगड़ों को भी निपटाना था और सबसे कुछ समस्याएं यहाँ पर आई जो कि अमानवीय कहा जा सकता है, मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही खराब स्थिति रही। जैसे कि एक परिवार में एक आदमी की पत्नी की डेथ हो गई, बिल्कुल, और गांव का परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार के लिए सामने नहीं आया। उस बेचारे ने साइकिल पर ले जाने का प्रयास किया क्योंकि लाल साइकिल जा नहीं सकती थी। तो इसमें जब हमारी पुलिस को पता चली तो हमारे एसएचओ मणियाहू है वर्तमान में, वो स्वयं जा करके
दंगा करके चिट्ठी वगैरह जो भी हिंदू संस्कार जिससे होता है उसको ले जाकर के संस्कार करवाया। तो इस तरह से अमानवीय व्यवहार भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने उसमें भी सहयोग किया। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और पुलिस ने लेकिन उसमें पूरा सहयोग किया। तो जहाँ तक अवकाश की मांग है तो अवकाश की समस्या तो सभी जगह थी, हमारी थी, लेकिन उसी में हम लोगों ने उसको मैनेज किया कि किसी तरह से लोगों को जो जरूरी काम है, भले ही उसमें मान लो उसको 4 दिन का जरूरत है, 2 दिन में निपटा करके आ जाए, लेकिन किसी का जरूरी काम नहीं रुका। मतलब मानवीय सेवा भी होती रही, हमारा कर्तव्य का पालन भी होता रहा और घर का जो व्यक्तिगत काम है वो भी होता रहा। तो हम लोगों ने पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में, बिल्कुल पूरी लगन और मेहनत से और आपसी समन्वय से कोरोना को हराया है। हमारा यही संदेश है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज चलता है, जब वो मजाक के ही लहजे में होता है, लेकिन वो पूरी तरह से सही है। उसमें कहते हैं कि ड्यूटी से डरना है, लड़ना नहीं। बिल्कुल। और कोरोना से डरना है, लड़ना नहीं। बिल्कुल। तो मतलब भले मजाक में है, लेकिन सही है कि कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं। जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में जिसने पूरे धैर्य से हिम्मत से काम लिया उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन जो पहले से डर गया वो निश्चित रूप उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो यही कहना है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से सभी लोग धैर्य से काम लें। कोरोना एक महामारी है, समय के साथ वो भी निपट जाएगी, धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल। संतोष कुमार सिंह जी, आपके पास एक बार अब फिर से आना चाहूँगा। जिस तरह से आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पुलिस की जो पूरा सिस्टम है वो 1861 के पुलिस कोड के हिसाब से रूल होता है, बहुत पुराने नियम है, बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आई होंगी। तो आपको क्या महसूस हुआ कि जब एक महामारी ने दस्तक दी पूरे देश के सामने, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से नहीं चलाया गया था, उस समय आपको क्या महसूस हुआ कि अब क्या कुछ बदलने की जरूरत है ताकि पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो साथ ही नागरिक के बीच में जो समन्वय का एक गैप सा बना हुआ है उसको दूर किया जा सके? इस कोरोना महामारी ने क्या कुछ सबक दिया है? देखिए, समय और परिस्थितियों के अनुरूप किसी प्रकार के चेंज की जरूरत नहीं पड़ी और अपने आप पुलिस बदल गई। पुलिस का स्वरूप पुलिस फोर्स का था, बिल्कुल, जो अंग्रेजों ने बनाया था, और आज भी जो है पुलिस के बारे में लोगों की जो आम अवधारणा है वो पुलिस फोर्स की है। यह पुलिस फोर्स को कोरोना ने कब पुलिस सर्विसेज में बदल दिया, ये बहुत ही विचारणीय है और सोच का विषय है जी। किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी और वक्त के साथ और समय की जरूरत को देखते हुए पुलिस फोर्स पुलिस सर्विसेज के रूप में बदल गया और बहुत ही सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों की मदद के लिए पुलिस दरवाजों पर मौजूद रही जहां उनके बच्चे, पारिवारिक सदस्य उन्हें टच करने से डर रहे। बिल्कुल। तो पुलिस में एक बड़ा आमूल परिवर्तन आया है और पुलिस का चेहरा और स्वरूप दोनों परिवर्तित हुआ है और पुलिस अपने आप समय की जरूरत को देखते हुए पुलिस सेवा के रूप में परिवर्तित हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। शिवराज जी, आपके पास अब एक बार आना चाहूँगा आपसे। अब हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जब कोरोना महामारी ने पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना शुरू किया था, तब किस तरह से आपने उन चुनौतियों का आपने सामना किया और आपको क्या महसूस हुआ कि पुलिस और नागरिक के बीच में, देखिए, जो संबंध, जैसा कि अभी बताया संतोष जी ने, कि बहुत ही मानवीय पहलू अब सामने आए। जो एक लोगों की धारणा थी पुलिस को लेकर, वो पूरी तरह से बदल गई कि ये वही पुलिस वाले हैं जो हमको डराते थे, आज वो हमारे घर पर खाने का राशन लेकर आ रहे हैं। तो आपने क्या बड़ा परिवर्तन देखा कोरोना महामारी के दौरान में? सर, इसमें मैं एक पहली बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस का परिवर्तन कैसे हुआ। 2014 के दौरान एक मार्जिनल चेंजेस है, पुलिस विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग हो गई है। जहाँ पीड़ित है वहीं पुलिस का काम अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये हमारा शुरू से हम परिवर्तित होते चले आ रहे थे और कोरोना काल में हमारी परीक्षा हुई और उस परीक्षा में हम पास हुए। जहाँ कहीं भी हमें पीड़ित दिखे उन लोगों के पास हम गए और बगैर उनकी क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, वो नहीं बताए। हम लोगों ने एहसास किया कि उनको क्या इस समय जरूरत है और उस जरूरत का अपने से हम लोगों ने उनको दिया और परिणाम ये हुआ कि वो अपने जो भी उनको सुविधा दे सकते थे हमने दिया और रिजल्ट हमारे अनुकूल रहे, सभी के अनुकूल रहे। ये पहली बात। दूसरी बात, जब शुरुआती दौर में जब हम सुल्तानपुर में थे, जब पहला केस आया हमारे पास, तो सभी लोग इतना डरे हुए थे, दिल्ली से चुपचाप आ गए थे अपने गाँव में और वो कोरोना पॉजिटिव थे और फिर उनको किसी तरह ढूंढ के जिला अस्पताल ले गए। और उसी समय एक अयोध्या से एक महिला जो है प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में थे, 2 पेशेंट हमारे पास आए और फिर एक वो जो बाहर से आए थे विदेशी लोग जो वहां पर दिल्ली में वो
एक वो कुल मिला के 4 या 5 पेशेंट थे हमारे पास में सुल्तानपुर में। जिलाधिकारी महोदय ने और जो उस समय तत्कालीन जो टीम थी, नए सिरे से काम हुआ, बड़ी मेहनत की गई, डॉक्टर लोग बहुत मेहनत की, हम लोग भी पीपीई किट पहन करके सभी पेशेंट से बात किए जाके इंडियन एल1 हॉस्पिटल के अंदर जा करके। तो जब उनको बड़ा धैर्य बढ़ाया गया और पहली बार जब हमारे 5 पेशेंट जब पॉजिटिव से निगेटिव हुए तो ऐसा लगा कि नहीं, इस बीमारी से लोग स्वस्थ हो सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और फिर जो भी कोई पेशेंट मिलता था उसको बड़े एक सदे हुए तरीके से हम लोग अस्पताल भिजवाते हैं। और उसका वो एक ये मतलब ट्रेनिंग वही हुआ कि जब हमारे केस पॉजिटिव से निगेटिव होने लगे तो हमें लगा कि नहीं, ये बीमारी असाध्य नहीं है, इसका इलाज है और धैर्य से, हिम्मत से, बिना डरे हुए अगर इसका सामना करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो एक तो वो ऊर्जा का स्रोत हुई, वही हमारा प्रशिक्षण हुआ और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। फिलहाल जो मेरा अभी भी कहना कि हमारी पुलिस बहुत बदल चुकी है। हम कहीं भी पीड़ित को देखते हैं तो बिना किसी आदेश के, बिना किसी निर्देश के हमारी डायल 112 की सेवाओं ने बहुत मेहनत करी। उन्होंने घर घर जाके पैकेट पहुंचाए, कहीं अगर उन्होंने कहा कि हमारा भूख है, खाना नहीं है, खाना पहुंचाए, दवा नहीं है, दवा पहुंचाए। सभी फोरम में हमारी सिविल पुलिस ने, डायल 112 की पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने अपनी पुरानी जो नई जिम्मेदारियां हैं उनके साथ साथ ये कोरोना से जो नई जिम्मेदारियां आई उनका बखूबी निर्वहन किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस आगे भी जो भी चुनौतियां होंगी उनका निर्वहन करती रहेगी। आपके माध्यम से मैं सभी को, पूरे अपने देश के नागरिकों को किसी भी महामारी से पूरी तरह से स्वस्थ रहने की शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, ये आपने जो शुभकामनाएं दी हैं ये निश्चित रूप से पूरे देश के काम आने वाली है। और सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, आप सबने एक तरह से बहुत बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है और इसके लिए प्राइम न्यूज आप सबको लगातार नमन भी करता है। त्रिभुवन जी, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार अब तीसरी दस्तक की बात कही जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, उसके हिसाब से किस तरह की तैयारियां हैं और साथ ही अब नागरिकों के साथ आपका जुड़ाव हो ही चुका होगा, आप जानते होंगे कि नागरिकों को किस तरह से समझाना है। अब उस हिसाब से रोड मैप आपने क्या तैयार किया है, क्योंकि आप एसपी ग्रामीण भी, आपको गाँव भी देखने हैं और गाँव में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है, लोग अभी भी मास्क को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, सैनिटाइजर को वो पहचान नहीं रहे हैं। तो आपके सामने किस तरह की चुनौतियां और उसके हिसाब से रोड मैप क्या है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता में होते हुए भी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा मजबूत है जी। इसीलिए हमारा जनपद इतना बड़ा 50 लाख की आबादी का होते हुए जहाँ पर 5 लाख के आसपास अप्रवासी आए बाहर से, फिर भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र बचा रहा। अधिकांश जो घटनाएं हुई हैं वो शहर या उसके आसपास हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दूसरी लहर में जो आसपास के 2-4 गांव थे वही प्रभावित हुए हैं। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा अब वो क्यों घटनाएं इस दूसरी लहर में ज्यादा बढ़ी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता आई है, लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा है। पहले हम लोगों को मास्क पहनाने के लिए बहुत ज्यादा कठोरता करनी पड़ती थी, कभी कभी बड़ा अमानवीय भी लगता था कि 10 रुपये का मास्क है, उसके लिए हम 500 रुपये चालान कर रहे हैं। कई बार लोग मेरे जेब में 10 रुपया भी नहीं, मैं 500 कहाँ से दूंगा, लेकिन वो अमानवीय कृत्य भी हम लोगों को करना पड़ा। लेकिन उसी का ये परिणाम है कि अब लगभग 90% लोग मास्क को पहन रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। तो हर आदमी को नहीं पहन सकता है, कुछ ही लोग हैं जो कि मास्क को नहीं पहनते हैं, तो उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो दूसरी लहर में जो अचानक आई जिसमें कैजुअलिटी काफी बढ़ी, उसने लोगों को ज्यादा जागरूक किया है। बिल्कुल। जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, अब दूसरी लहर के भय से लोग तीसरी लहर के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं और संसाधन के दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार ने बहुत एडवांस में सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दिया है। बच्चों के हॉस्पिटल बन गए हैं, चिन्हित हो गए हैं, कितने बेड होंगे हमारी आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि गैस की समस्या थी वो लगभग हल हो गई है। तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में अलग तीसरी लहर आती भी है, जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि हो सकता है तीसरी लहर ना भी आए या आएगी, दूसरी संभावना नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आती है तो हम लोग मानसिक रूप से भी और संसाधन के दृष्टिकोण से भी अपने को तैयार कर चुके हैं और हमारी जनता भी काफी जागरूक हो गई है इस मामले में। ग्रामीण जनता भी अगर बाहर निकल रही है तो उसका पालन कर रही है। यहाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एलीट क्लास है वो भले ही उसका उल्लंघन कर रहा है, लेकिन गांव में मैंने कई जगह देखा है शादी ब्याह हो रहा है
तो वहां पर भी लोग अब उसका पालन कर रहे हैं। जहाँ सैकड़ों की हजारों की भीड़ होती थी, वहां पर वो 40-50 लोग मिल करके ही शादी ब्याह तो संपन्न करते हैं। बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता आई है, लोग जागरूक हैं और उनकी जागरूकता की बदौलत हम तीसरी लहर को भी सकुशल संपन्न कराएंगे और अपनी जन धन हानि बचाएंगे। बिल्कुल। संतोष जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। अब आपसे हम एक चीज़ यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस को लेकर एक छवि बनी हुई थी लोगों की, वो निश्चित रूप से कोरोना काल में टूटी है। तमाम अधीनस्थ कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे होंगे, राजस्व विभाग के भी तमाम कर्मचारियों के साथ अब आपने इस दौरान अपना समन्वय बनाया होगा, तमाम अध्यापक भी आपके साथ लगातार जुड़े होंगे। तो एक मानवीय पहलू आपने किस तरह से देखा कि किस तरह की समस्याएं लगातार कर्मचारियों को सामना करना पड़ा? तमाम आपके जूनियर ऐसे कर्मचारी रहे होंगे जो अपने परिवार में भी समस्याओं का लगातार सामना कर रहे होंगे, आपको अपडेट भी करते होंगे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों पर हाथ बंधे होते हैं उस वक्त कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि देश की बात है। तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने पुलिस डिपार्टमेंट में आई? देखिए, पुलिस में जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि पब्लिक को घरों के अंदर रोकना और पुलिस को सड़क पे खड़ा करना। एक विरोधाभासी काम था कि पब्लिक को घरों में रोकना और पुलिस को सड़क पे उपस्थित कराना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो पुलिस सड़क पे खड़ी है उसका मनोबल न गिरे, क्योंकि उसका सामना ऐसे लोगों से होना था जो संभावित संक्रमित हो सकते थे। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को पहले तो हम लोगों ने संसाधन युक्त किया, ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए, मास्क उपलब्ध कराए। सभी कर्मचारी जो चौराहों तिराहों पर ड्यूटी में रहते थे उनको पॉकेट में छोटे छोटे सैनिटाइजर्स दिए गए ताकि वो उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ अधिकारियों के स्तर पर भी हम लोग उनके बीच में जाते थे और घंटे आधे घंटे रहते थे ताकि उनका मनोबल इस बात को लेकर बढ़े, उन्हें ये फीलिंग न आए कि अधिकारी अपने बंद कमरों में रहते हैं और हमको सड़कों पे छोड़ दिया है। तो इससे एक तो विभाग का मनोबल बढ़ा। थानों में हम लोगों ने एक रजिस्टर बनवाया जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का 2 बार ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल नापा जाता है और उसका थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर लिया जाता है। बहुत बढ़िया। अगर किसी कर्मचारी का ऑक्सीजन लेवल 2 दिन तक 96 या इसके नीचे जाता था, उसको तत्काल ड्यूटी से हटा के रेस्ट पे भेजना और उसकी जांच कराना, ये हम लोगों ने किया। इसका फायदा ये रहा कि पुलिस विभाग के जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनके मन में कभी कोई संदेह संशय नहीं आया। उन्हें लगा कि एक परिवार की तरह हमारी देख रेख हो रही है और अगर किसी को इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि उसके गांव में परिवार में कोई बीमारी से संक्रमित हो गया है या परेशान है तो उसको तत्काल छुट्टी उपलब्ध कराना और उसकी खैरियत लेते रहना। हमारे यहाँ 222 कर्मचारी संक्रमित हुए थे और 3 स्थानों पे हमने टेलीफोन के माध्यम से अलग अलग लड़कों को बैठा रखा है जो दिन भर उनसे टेलीफोन से हाल चाल लेते हैं, उनके ऑक्सीजन के लेवल की जानकारी करते हैं। कुछ स्थानों पर हमको रेमडेसिविर अपने यहाँ से जिला अस्पताल से लेकर के मेरठ में भर्ती मरीजों को जो हमारे कर्मचारी थे भिजवाना पड़ा। तो इन सब का एक बड़ा सकारात्मक हुआ और एक बड़ा अच्छा फेमिलियर माहौल भी पुलिस परिवार में आया। बिल्कुल। अन्यथा अधिकारी और कर्मचारी के बीच की एक दूरी रहती थी जिसकी वजह से कर्मचारी अपने को दूर खड़ा हुआ महसूस करता था। लेकिन इस कोरोना महामारी ने पूरे पुलिस विभाग को, जनपदीय पुलिस को एक परिवार के रूप में परिवर्तित किया और लोगों को महसूस होने लगा कि अधिकारी हमारे पर संवेदनशील हैं और हमारी खैरियत को लेकर चिंतित रहते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही जो कर्मचारियों के परिवार थे वहाँ नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से, और हम लोगों ने छोटी छोटी मशीनें 60-70 खरीद रखी थी जिनके माध्यम से प्रतिदिन सुबह और शाम सैनिटाइज कराना। इसका परिणाम यह रहा कि पुलिस लाइंस के आवासों में उनके परिवारीजनों में संक्रमण शून्य रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही, एक तो पुलिस के लोगों को फेमिलियर माहौल दिया ताकि वो पूरी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ लोगों के बीच जा सकें। और शासन ने भी हमें इस स्तर पे काफी बजट उपलब्ध कराया था। प्रायः अमूमन पुलिस को इस तरह के बजट नहीं मिलते थे, लेकिन पिछली साल से ही बहुत पर्याप्त बजट मिला जिसकी वजह से हम पुलिस विभाग को संसाधन युक्त करने में सफल रहे। हम लोगों ने अपनी पुलिस लाइन में 8 बेड का एक छोटा हॉस्पिटल होल्डिंग एरिया के रूप में डेवलप किया कि अगर किसी कर्मचारी की स्थिति खराब होती है और कहीं बड़े हॉस्पिटल में पहुंचने में समय लगता है, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तब तक के लिए उसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फौरी तौर पर होल्डिंग के रूप में अपने यहाँ रखें ताकि उसके साथ कोई कैजुअलिटी न होने पाए। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम पुलिस विभाग भी काफी कुछ तैयार हो चुका है और अगर कोई संभावित तीसरी लहर आती भी है तो उसके लिए सबसे जरूरी एक मानसिक दृढ़ता है। उस दृढ़ता के साथ पुलिस विभाग तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी शासन की गाइडलाइंस के अनुसार
सभी अस्पतालों में बच्चों के जो वार्ड हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती भी है तो बहुत ही मजबूती के साथ, और समाज भी अब तैयार हो चुका है, काफी सीमा तक लोग जो है मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। तो अब आने वाली किसी भी चुनौती को समाज, देश, पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य सभी विभाग मिल करके बड़ी मजबूती के साथ इसका हम सामना कर लेंगे और इस चुनौती से जीत कर बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। त्रिभुवन जी, आपके पास अब एक बार आना चाहेंगे, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया होगा, उसके बाद जब वैक्सीनेट हो गए होंगे पुलिस कर्मचारी, तब आपने क्या बड़ा परिवर्तन देखा? जो बीमार होने की दर थी उसमें कितना बड़ा अंतर आया? क्योंकि अगर आप ये जानकारी साझा करेंगे तो पूरा देश इस बात को समझ पाएगा कि वैक्सीनेशन कराना कितना जरूरी है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरह जो अभी चुनाव संपन्न हुआ है उसमें जितना ज्यादा एक्सपोजर पुलिस का हुआ है और उसके बाद अगर हम तुलना करें कितने लोग बीमार हुए और बीमार होने के बाद कैजुअलिटी कितनी थी, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का ही सबसे बड़ा लाभ था, जिसका लाभ हमको मिला है। क्योंकि अन्य विभाग के काफी अधिकारियों कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, लेकिन हमारे जनपद में यद्यपि बीमार काफी पुलिसकर्मी हुए हैं, लेकिन एकमात्र हमारे यहाँ पर हेड कांस्टेबल है जिसकी भी कोरोना से डेथ हुई है, जिसके की दोनों इंजेक्शन लगे हुए। लेकिन उसके बाद किसी और दूसरी कैजुअलिटी नहीं हुई। जैसे सबसे ज्यादा एक्सपोजर हुआ, हम लोग 4 चरण में चुनाव करा रहे, पूरे मंडल में जा करके पूरे रेंज में और जोन में चुनाव कराया गया, लेकिन गंभीर रूप से कोई भी पुलिसकर्मी बीमार नहीं हुआ जिसको कि हॉस्पिटल जाना पड़ा हो। होम आइसोलेशन में ही हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बीमार हुए, इवन की एक्सीडेंट हुआ था, मेरी पत्नी हुई थी, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, घर में ही रह करके उपचार किया और सभी ठीक हो गए। तो निश्चित रूप से इसका जो वैक्सीनेशन है उसी का प्रभाव था, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को वैक्सीन लग गई थी और उसी का परिणाम है। इतना एक्सपोजर होने के बाद भी गांव जा करके लोगों से मिलने के बाद भी एक तो पुलिसकर्मी संक्रमित बहुत कम हुए, जो संक्रमित हुए वो गंभीर नहीं हुए, और जो गंभीर हुए उसमें डेथ बहुत ही कम है। हमारे जनपद में मात्र 1 का आंकड़ा है जो कि वैक्सीनेशन के बाद इसकी डेथ हुई है। यद्यपि इसके पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ था तो उसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल, मतलब इसके पहले 3 की डेथ हो चुकी थी, लेकिन दूसरी लहर आने पर वैक्सीनेशन के बाद मात्र 1 डेथ हमारे जनपद में हुई है वैक्सीनेशन के बाद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो यद्यपि ये गारंटी नहीं कि हाँ आदमी पॉजिटिव नहीं होगा, इसकी पॉजिटिव होने के बाद भी वो गंभीर नहीं होगा और गंभीर होने पर भी मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। तो ये मैसेज पूरे देश के लिए है। जो लोग घबरा रहे हैं, वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, उनके लिए अपने आप में पर्याप्त है कि जौनपुर का इतना बड़ा फोर्स, इतना बड़ा एक्सपोजर होने के बाद भी मात्र 1 कैजुअलिटी हुई है। तो इसका अधिकांश जो है इस वैक्सीनेशन को ही जाता है। ठीक जी, शिवराज जी, अंत में चलते चलते आप पूरे देश से क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर और साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर, ताकि पूरा देश उसी हिसाब से उन गाइडलाइंस का पालन कर पाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभी तक 2 वैक्सीनें चल रही थी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही उपयोगी है। हम लोगों ने अपनी पूरी पुलिस को वैक्सीनेटेड करा दिए थे, दोनों डोज। अभी जब हमारे यहाँ 18 से 45 साल का ग्रुप शुरू हुआ तो हमने अपने पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी पूरी तरह से वैक्सीनेट करा दिया है। जैसे हमारा पुलिस लाइन और थाने हमारे 100% वैक्सीनेटेड जोन है। तो मेरा सभी से अपील है कि ये वैक्सीन जो है इस महामारी को रोकने में बहुत कारगर है और सभी लोग बिना डरे हुए वैक्सीन लगवाएं, जिसका जब नंबर आ रहा है, और जल्दी से लगवाएं, जितना जल्दी हो सके लगवाएं। इसमें किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये देखा गया जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया था वो बहुत हद तक सुरक्षित रहे, कहीं कोई बात नहीं आई। जहाँ तक हमारे जनपद में हमारे पुलिस पूरी तरह से सुरक्षित थे। 1-2 केस हुआ था, वो बहुत पहले से बीमार चल रहे थे, 8-10 महीने से, उसकी वजह से। अदरवाइज कोई नया केस ऐसा कोई नहीं था। और हम लोग बहुत पूरी तरह से ये कहेंगे वैक्सीन की वजह से ही हमारा जनपद का पुलिस सुरक्षित रहा। ये मतलब ये हमारा आउटकम है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि वैक्सीन लगाएं और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जरूरत पड़े तो जब भी कभी बाहर आते हैं तो हाथ से साबुन से हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, और जब जरूरत नहीं है तो घर में ही रहें जब तक ये प्रभाव है। तो यही मेरी बात है। और वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल शिवराज जी, आप
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों ने अपनी मानवीय पहलू भी सामने रखे, किस तरह की तैयारी आपने की थी ये भी आपने सामने रखा, और प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आज पूरा देश ये जान पाया कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने किस तरह की बड़ी चुनौती थी। एक तरफ अपना खुद का परिवार था और एक तरफ हम सब थे जिनको सुरक्षित रखना था। आप सबको घर में रखना था ताकि आप सुरक्षित रह पाएं, लेकिन अपने कर्मचारियों को सड़क पर उतारना था क्योंकि आपको सुरक्षित यहाँ पर रखा जा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।